सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप पर। दोस्तों, आज आपके लिए बीएसटीसी सेकेंड ईयर पेपर नंबर 3, जिसका यूनिट है तीसरे नंबर का वैश्वीकरण एवं शिक्षा। इस यूनिट से जुड़े हुए मुख्य मुख्य सवाल कौन कौन से आपको पढ़ के जाने हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें, जिस पे आपको बीएसटीसी की समस्त जानकारियां दी जाती हैं। आइए आज की इस यूनिट में हम पढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आपको याद करने हैं जो आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहेंगे। पहला प्रश्न आपके लिए है कि वैश्वीकरण का प्रधान आधार क्या है। तो वैश्वीकरण के लिए प्रधान आधार आप लोग याद रखना है आर्थिक प्रवाह, यानी कि व्यक्ति के पास पूंजी है तो सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ है। तो देश की उन्नति, हमारी अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होगी, ठीक है ना, अगर हमारे देश की टीआरपी मजबूत होगी तो हमारा देश अपने आप ही मजबूत होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब तेजी से आगे बढ़ी। तो 1990 के बाद में हमारे देश की वैश्वीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ी। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की किस प्रकार की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण कैसी है, बहुआयामी प्रक्रिया है। क्लियर। सामान्यतः वेन ड्रेन की समस्या किस प्रकार के राष्ट्रों में होती है। वेन ड्रेन की समस्या विकासशील राष्ट्रों में होती है, जैसे हमारा भारत। हमारा भारत विकासशील देश है, जबकि विकसित राष्ट्रों में जैसे अमेरिका है, रूस है, जापान है, ये 5 कंट्री ऐसी हैं जो हमारी विकसित है। बाकी की भारत हमारा विकासशील देश में है, यानी विकास के पथ पर अग्रसर है, उसको बोलते हैं विकासशील राष्ट्र। ठीक है। वर्तमान में भारत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है। सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित उद्योग कौन कौन से हैं, ये आप लोगों को हम रेट के क्लास में पढ़ा चुके हैं, लेकिन याद रखना उद्योगों की संख्या पूछी जाए तो 3 होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता क्या होती है। यानी टेक्नोलॉजी का विकास, सूचना तकनीकी, यानी सूचना तकनीकी का अगर विकास हो रहा है तो देश का वैश्वीकरण और भी तेजी से ग्रो कर रहा है। और आप भी जानते हो कि 2014 के बाद में हमारे देश के अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी ने विकास किया है वो अभूतपूर्व है। ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किसने वैश्वीकरण को आर्थिक आतंकवाद की संज्ञा दी। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कीजिए इसको आप लोग गौर से फरमाइएगा। डॉक्टर विष्णु ने, किसने कहा है, डॉक्टर विष्णु ने वैश्वीकरण को आर्थिक आतंकवाद की संज्ञा दी। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, वैश्वीकरण शब्द बाजार क्षेत्र के तीव्र गति से विस्तार को प्रकट करता है जो विश्वव्यापी पहुंच रखता है। ये स्टेटमेंट याद रखना एन बाधुल का है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग अगला, वैश्वीकरण एवं इनकी निराशाएं। इस पुस्तक के राइटर कौन है भैया, याद रखना, वैश्वीकरण एवं इसकी निराशाएं, इस पुस्तक के राइटर हैं जोसेफ स्टिंगल्टस। कौन है, जोसेफ स्टिंगल्टस। ये नाम बड़ा अटपटा है, इंग्लिश नाम है, मेरे से खुद से नहीं आता, लेकिन जोसेफ स्टिंगल्टस कुछ ऐसा ही नाम है ये। ठीक है ना, याद रखना। भारत में वैश्वीकरण की नीति को कब अपनाया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, इसको स्टार लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया था वर्ष 1991 के अंदर। और अंतिम प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, ये 2 प्रश्न आपके एग्जाम में इनमें से एक मिल जाएगा आपको, कि विश्व योग दिवस, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व योग दिवस कब घोषित किया गया था। तो याद रखना 21 जून को मनाया जाता है। पूरे विश्व भर के अंदर योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को हम बड़ा दिन भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, बड़ा दिन भी कहते हैं। ठीक है। और सबसे छोटा दिन आपको पता होना चाहिए 25 दिसंबर जो आने वाला है, क्रिसमस डे, ये सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न अब आपका आता है कि वैश्वीकरण की मुख्य प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। तो 3 प्रक्रिया आपको याद रखनी है। पहली है रोजगार के लिए राष्ट्र या राज्य की सीमा को लांघना। दूसरी, उत्पादन प्रक्रिया का विखंडन और उसका प्रत्येक खंड अलग अलग देशों में होना। और तीसरी है उत्पादित वस्तु की वैश्विक बिक्री। तो ये 3 प्रक्रिया है वैश्वीकरण की, याद रखना इसको आप। अगला प्रश्न आता है, देखिए,
वैश्वीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? अभी मैंने आपको बताया कि बहुमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। तो कैसे है, देखिए, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम का इनके मध्य प्रवाह हो सके। अर्थात राष्ट्रीय घरेलू उत्पादन यानी कि, ठीक है ना, राष्ट्रीय घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, देखेंगे आप लोग, वैश्वीकरण से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम, परंतु वैश्वीकरण की कुछ खास विशेषताएं हैं जिससे वैश्वीकरण की वर्तमान प्रक्रिया को पहचाना जा सकता है। इन विशेषताओं में विचार, पूंजी, वस्तु, श्रम, तकनीकी प्रवाह की गति और इनके प्रसार का धरातल वर्तमान वैश्वीकरण को अनूठा बनाती है। वैश्वीकरण की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे पूंजी, उत्पाद और श्रमों का प्रभाव भी, ये विशेषताएं वैश्वीकरण की है भाई। याद रखना आप लोग इन सबको, तो अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से नंबर भी ला पाओगे। देखिए, वैश्वीकरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। पहला तत्व है कि आयात शुल्क को घटाना। दूसरा तत्व है आयात पर प्रतिबंध ढीले रखना। तीसरा है विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना। और चौथा है विदेशी प्रौद्योगिकी करारों को प्रोत्साहन देना। ये प्रमुख तत्व हैं हमारे वैश्वीकरण के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे अगला, भारत में वैश्वीकरण की कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं? वैश्वीकरण के कारण कौन कौन सी चुनौतियां भारत के अंदर हुई हैं? जैसे सांस्कृतिक मूल्यों का हनन हुआ है, कुटीर उद्योगों पर संकट छाया है, परंपरागत कार्यों पर संकट आया है, सामान्य जन की अपेक्षा हुई है, उपेक्षा और पूंजीवाद को बढ़ावा मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, वैश्वीकरण में पूंजी का प्रभाव किस प्रकार से होता है? याद रखेंगे आप लोग इस प्रश्न को लघुत्तरात्मक प्रश्नों में। आर्थिक उदारता के चलते अब विदेशी कंपनियां, खास करके विकसित राष्ट्रों की कंपनियां, विकासशील देशों में पूंजी का निवेश आसानी से करती हैं। पूंजी का यह प्रवाह दोनों ओर से होता है। इंटरनेट और कंप्यूटर ने वस्तुओं और पूंजी की गतिशीलता को अत्यधिक बढ़ा दिया गया है। दुनिया भर के देशों में शासन प्रशासन की स्थिति, उनकी नीति, कानून, सरकार की कई घोषणाएं आदि की जानकारी, संचार सुविधाओं के फैलाव, तेज गति के कारण कुछ ही क्षणों में दुनिया भर में फैल जाती है। इस तरह से किसी क्षेत्र अथवा राष्ट्र के बाजार, उत्पादन मांग, कच्चा माल, श्रमिकों की स्थिति आदि की सूचनाएं भी विश्व स्तर पर उपलब्ध होती है। इस प्रकार की सूचनाओं के आधार पर पूंजीपति बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में पूंजी निवेश करने या न करने का फैसला शीघ्रता से ले लेती है। यह हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रभाव। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि भारत में कई विदेशी कंपनियों ने स्वयं व भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर उद्योगों का विस्तार किया है, जहां पर कई बड़ी कंपनियों में भारतीय शेयर धारक भी हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण ने आज पूंजी के स्वरूप को बदल दिया है। पहले पूंजी का निवेश उद्योगों में हुआ करता था, किंतु आज शेयर बाजारों में भी पूंजी निवेश होने लगा है। साथ ही दुनिया के बाजार जुड़ रहे हैं और विदेशी विविध देशों की कंपनियां व उद्योगपति मिलकर के काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि वैश्वीकरण में उत्पाद का प्रभाव ये क्या होता है, इसके ऊपर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। तो जरा देखेंगे इस प्रश्न को। अच्छा है, वैश्वीकरण में पूंजी की गतिशीलता के साथ साथ उत्पाद की गतिशीलता भी आर्थिक प्रभाव में दिखाई देती है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विस्तार ने उसे और अधिक प्रभावी बना दिया है। आज किसी एक देश में बना उत्पाद पूरे विश्व के बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यहाँ तक कि उत्पाद के निर्माण में कई देशों का हाथ एक साथ होता है। अतः आपसी निर्भरता और उत्पादन के आदान प्रदान की गति तीव्र बनी रहती है। उत्पाद की तकनीकी उत्कृष्टता हेतु विश्व बाजार व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। आज के उद्योगों में उत्पादन की प्रक्रिया का एक तरह से विखंडन या फैलाव हो रहा है। पहले के उद्योगों में हम देखते
थे कि कोई औद्योगिक उत्पाद पूरी तरह किसी एक कारखाने में बनता था, लेकिन वर्तमान में हम पाते हैं कि कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ता और कुशल श्रम, उद्योगों के अनुकूल नियम कानून, अनुकूल जलवायु, बाजार से निकटता आदि के आधार पर उत्पादन प्रक्रिया का विखंडन किया जाता है। दूरस्थ स्थानों पर फैला उत्पादन अंतर संबंधित हो रहा है। आजकल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन दुनिया भर में बिकते हैं। इस तरह उत्पादन, प्रबंधन और वितरण का पूरा ढांचा किसी एक राष्ट्र राज्य की सीमा केंद्रित न होकर के पूरा वैश्विक हो चुका है। इस कार्य को करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन ने आयात करों को न्यूनतम करने या उनको खत्म करने की सिफारिश की और विभिन्न देशों को उनके अनुसार आयात करने पर जोर दिया। इस कारण यह नारा दिया जा रहा है कि मुक्त व्यापार, निष्पक्ष व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवश्य करें। तो ये आप लोग कथन याद रखना भैया। ये नारा है किसका? इसका है ये कथन, ये नारा है विश्व व्यापार संगठन का, ठीक है ना। तो याद रखेंगे आप लोग, मुक्त व्यापार, निष्पक्ष व्यवहार। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है ना। वही पढ़ के जाएंगे जो आप लोग सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, है ना। चिंता की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। प्रश्न बहुत सारे होते हैं लेकिन आए कौन सा ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है। देखिए बिल्कुल आराम से पढ़ना है, तसल्ली के साथ। ये देखिए, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा है। आपका जो पाठ्यक्रम है ना उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण के प्रभाव से आज शिक्षित और उच्च शिक्षा प्राप्त कामगारों की ज़रूरत बढ़ रही है। इसके कारण राष्ट्रीय सरकारें प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पर जोर देने लगी है। उन्हें यह ज्ञात है कि अपने देश में पूंजी के निवेश और ठहराव के लिए शिक्षित कामगार और ज्ञान मजदूरों की आवश्यकता है। इस हेतु भाषाई कुशलता, खासकर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, गणितीय सोच, वैज्ञानिक तर्क, कंप्यूटर की जानकारी, इन क्षमताओं की मांग बढ़ती जा रही है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि तकनीकी दक्षता से भी अधिक महत्व प्रबंधक की कुशलता को दिया जा रहा है, क्योंकि व्यावसायिक उन्नति हेतु प्रबंधन की कुशलता निहायत जरूरी है। इसलिए वर्तमान में पाठ्यक्रम में प्रबंधकीय प्रकरणों से संबंधित विषयों को सम्मिलित किया गया है। क्लियर। तो ये प्रश्न आपको पढ़ने हैं भाई। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो ये अपने निबंधात्मक आते हैं जिनको मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोगों के लिए मैंने 20 मॉडल पेपर अपने ऐप के अंदर दिए हैं। खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप है, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है। वहाँ पे जाकर के आप 109 रुपये वाला ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको आसानी से 70% से 65% से 70% के बीच आपकी आसानी से बनेगी। इस चीज़ की आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी, प्रश्न आएगा या नहीं आएगा ये हमारी टेंशन है। आप लोग जाइए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए बिना सोचे समझे फटाफट, क्योंकि सोचने के लिए हम ही बहुत है, समय का अभाव है आप लोगों के पास में। और जिस बच्चे को डर लग रहा है कि कौन सा प्रश्न आएगा कौन सा नहीं आएगा, क्या हम पास होंगे या नहीं, तो मैंने आपसे बोल दिया 65 से 70%, तो 65 से 70% के बीच प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और आप लोग देख भी पा रहे हो टेलीग्राम पे आप लोग जब ज्वाइन करेंगे ना तो टेलीग्राम पर आपको मेरे हज़ारों एग्जाम्पल जो कम से कम 70+ % वाले हैं और लगभग सैकड़ों से ज़्यादा विद्यार्थी 85+ वाले आपको एग्जाम्पल के तौर पर मिलेंगे। सबके नाम और मार्क्सिट डली हुई है, ठीक है ना। तो जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन करके कोर्स को ज्वाइन करें फटाफट से। धन्यवाद और अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ में, अगले पार्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।